नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजबाड़ा से रेसिडेंसी में। इस कॉलम के लेखक अरविंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना काल की तमाम व्यस्तताओं के बीच, पत्रकारों की मदद करने के बीच उन्होंने इस एपिसोड के लिए समय निकाला। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुनील जी। अरविंद जी, क्या चल रहा है? इंदौर प्रेस क्लब पत्रकारों की मदद करने में काफ़ी आगे रहा है। अच्छी खासी मदद आप कर पाए हैं। क्या स्थिति है इस समय? सुनील जी, बहुत कठिन दौर था। मुझे लगता है कि था, इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ये दौर निकल रहा है, समाप्त हो रहा है और अच्छा समय शुरू हो रहा है। लेकिन बहुत सतर्क रहने, सावधान रहने की जरूरत है। अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है। हम ऐसा न मान बैठे जैसा हमने कोरोना की पहली लहर के बाद मान लिया था कि कोरोना अब समाप्त हो गया, और जो दूसरी दौर आई उसमें हमने अपने कई साथियों को खोया। बहुत अच्छे पत्रकार हमें छोड़कर चले गए। जहां तक पत्रकार साथियों की मदद का मामला, सुनील जी, इंदौर प्रेस क्लब आपकी जानकारी में होगा कि लगातार पिछले 2 महीने से पत्रकार साथियों की हर मोर्चे पे मदद कर रहा है। जो साथी बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, होम आइसोलेशन में थे, उन्हें हमने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। जो जरूरी संसाधन चाहिए थे वो संसाधन हमने उपलब्ध कराए। उसके बाद अब साथियों की आवश्यकता राशन किट की है, तो उसके लिए हम मदद कर रहे हैं। हमें लोगों से भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है। सांसद विवेक तनखा ने हमें 2 लाख रुपए राशन किट के लिए दिए हैं। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ने हमारी मदद की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संपर्क प्रमुख है विनय पिंगले जी, उन्होंने हमारी मदद की। और कई लोग, नन्हे फरिश्ते जैसी संस्था हो या साथी संजय लुनावत जी हो, ऐसे कई लोग जो है वो लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। और इसी मदद के दम पे हम अपने साथियों को जो है सहयोग कर पा रहे हैं। और ये हमने कहा कि अनवरत हेल्प फॉर मीडिया का हमारा ये जो सिलसिला है ये अनवरत जारी रहे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके सेचुरेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, सब। आज ही एक साथी के परिवार में जरूरत थी तो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया। 2 साथियों की ओर से ऑक्सीमीटर की डिमांड आई तो हमने उन्हें ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराया। अरविंद जी, ये आपने जो खबरों की तरफ चलते हैं, वापस इस कॉलम की तरफ चलते हैं, आपने लिखा है कि संगठन मंत्रियों में फेरबदल की संभावना दिख रही है। क्या है माजरा? देखिए, मध्य प्रदेश भाजपा में समय समय पे संभागीय संगठन मंत्रियों की भूमिका बदलती है। और मतलब जिसको हम अगर प्रशासनिक भाषा में कहें ना, तो एक ट्रांसफर पॉलिसी लागू होती रहती है संगठन मंत्रियों पर। 2 3 4 साल एक जगह काम करने के बाद उन्हें दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, या जो भारतीय जनता पार्टी की या संघ की दूसरी व्यवस्थाएं हैं उसमें वो काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दमोह के नतीजे के बाद भाजपा में अलग अलग स्तर पर जो मंथन चल रहा है, जो विचार मंथन चल रहा है, और उसके बाद अभी पिछले दिनों शिव प्रकाश आए थे, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसा कहा जा रहा है कि उनका मुख्यालय भोपाल ही रहेगा। भोपाल में ही ज्यादा वो समय दे रहे हैं। उनकी जो है सुहास भगत जी और हितानंद शर्मा जी से बात हुई है, और उसके बाद जो बातें सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश भाजपा में संगठन मंत्रियों के स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना है। कुछ संगठन मंत्रियों को दायित्व से मुक्त कर वापस संघ में भेजा जा सकता है, ताकि संघ उनका उपयोग संघ के अनुषंगी संगठनों में कर सके। कुछ संगठन महामंत्रियों की भूमिका बदल सकती है, कुछ के तबादले हो सकते हैं जो लंबे समय से एक स्थान पर है, या जिनको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से अलग अलग स्तर पर अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है, उन्हें जो है अलग अलग स्थान पर भेजा जा सकता है। और भाजपा में ऐसा होता रहता है। भाजपा में संगठन मंत्री की भूमिका इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए संगठन मंत्री मजबूत होता है कि वो सीधा पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में रहता है, और नेतृत्व को कार्यकर्ता तक या नेता तक जो बात पहुंचानी रहती है उसके लिए माध्यम संगठन मंत्री को बनाया जाता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव होते हैं, किसे फिर मौका मिलता है, किसे हटाया जाता है, किसका तबादला होता है। आपने लिखा है, एक मंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से खफा है और वक्त आने पर अपनी नाराजगी जाहिर करने से भी नहीं चूकते। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के एक बहुत ही कद्दावर कैबिना मंत्री हैं, मालवा निमाड़ क्षेत्र के हैं। लगातार कई सालों से चुनाव जीत रहे हैं, कई महत्वपूर्ण महकमों के वो मंत्री रहे हैं। और लेकिन इन बीते सालों में कई बार अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण चर्चा भी हो जाए। जी हाँ, मैं इशारा कर रहा हूँ, आप भी समझ गए होंगे, विजय शाह की ओर। मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं। एक बार अपनी टीका टिप्पणी के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से भी बाहर होना पड़ा था, लेकिन क्योंकि पार्टी के बड़े वरिष्ठ पुराने नेता और एक ही विधानसभा क्षेत्र हरसूद से लगातार कई चुनाव वो जीते हैं, इसलिए वापस मंत्री बने थे। लेकिन इन दिनों कुछ खफा खफा से है, और इसका अंदाज, उनकी नाराजगी का अंदाज इससे लगता है कि इन दिनों वो मुख्यमंत्री की जो बैठक है उसमें शामिल भी हो रहे हैं। कोरोना समीक्षा की जो बैठक है उच्च स्तरीय हो रही है, उसमें गायब दिख रहे हैं। और बड़ी चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मंत्री जी जो है
मुख्यमंत्री की बैठकों से भी अनुपस्थित हैं और उनके सुर भी थोड़े बदले हुए हैं। लेकिन विजय शाह जो हैं उनके सुर कई बार बदलते रहते हैं और इसलिए पार्टी में इस बार बड़ी चर्चा है कि इस बार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनके सुर बदले और वो इतने नाराज चल। एक मंत्री को लेकर भी खबर लिखी है आपने कि वो स्ट्रक्चर को संरक्षण दे रहे हैं, वो क्या माजरा है? ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, राज्य मंत्री हैं, प्रभार का दायित्व है और जिस तरीके की शिकायतें उनको लेकर संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उनको उन लोगों ने घेर लिया है जो किसी जमाने में कांग्रेस के खासम खास हुआ करते थे और इन दिनों उस महकमे को वे ही लोग चला रहे हैं, इनके मंत्री के स्टाफ के कुछ लोगों की मिलीभगत से। तो बड़ी चर्चा है इस विषय की। संगठन ने भी जो शिकायतें मिली थी उसके आधार पर मंत्री जी से जानकारी मांगी है। अपने स्तर पर संगठन भी तहकीकात करवा रहा है, संघ भी अपने स्तर पर तहकीकात करवा रहा है और भाजपा में सामान्यतः इस तरह की शिकायतें आने के बाद उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाता है। तो देखते हैं क्या नतीजा होता है। लेकिन मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं, दूसरी बार के विधायक हैं और स्वाभाविक है कि एक काकस उनके इर्द गिर्द बन गया है जिसमें नेता भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल है, उनके स्टाफ के लोग भी शामिल है और उसके कारण वो बड़ी परेशानी में है इन दिनों। कमलनाथ जी की सक्रियता को लेकर भी आपने लिखा है। यहाँ एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री रहते कमलनाथ ने जितने दौरे मध्य प्रदेश के नहीं किए थे उससे ज्यादा दौरे अभी कर चुके हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कमलनाथ दौरे कर, लोग कह भी रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री रहते इतने दौरे किए होते, अपनी पार्टी के नेताओं से इतना सीधा संवाद रखा होता, कार्यकर्ताओं की चिंता की होती, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं जाती, 5 साल बरकरार रहती। लेकिन दमोह के जिनमें हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि दमोह के नतीजे ने कमलनाथ को संजीवनी दे दी, कमलनाथ ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी और आने वाले समय में 4 उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा का। ऐसी स्थिति में कमलनाथ को लग रहा है कि और फिर ये जो कोरोना के दौर में जो व्यवस्था से नाराज लोग हैं उसको कमलनाथ पूरी तरह से अपने पक्ष में भुनाना चाहते हैं। हमने देखा है कि जब भी जनता की व्यवस्था से जुड़ी नाराजगी रहती है उसका फायदा विरोधी दल को पूरा मिलता है और कोई इलेक्शन अगर इमीडिएट आ जाए तो उसमें तो विरोधी दल को फायदा मिलता ही मिलता है। तो कमलनाथ जोश से भरपूर हैं, खूब दौरे कर रहे हैं और सरकार पे तीखे स्वर में आक्रमण कर रहे हैं और ऐसे आक्रमण करते हैं कि सरकार, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उनके कैबिनेट के मंत्री हो, सब कमलनाथ पे पिल पड़ते हैं। तो कमलनाथ को तो पब्लिसिटी मिल ही रही है। कमलनाथ बिल्कुल, मैंने तो लिखा है ना वो कि कमलनाथ बहुत फॉर्म में है, खूब सरकार पे आक्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझ के उनके बीच जा रहे हैं और अल्टीमेट मध्य प्रदेश में आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, पंचायतों के चुनाव होना है, सहकारी संस्थाओं के चुनाव होना है। तो सब और इस सबसे कमलनाथ ये भी संकेत दे रहे हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं उनकी पार्टी में, कांग्रेस में, कि 2023 के चुनाव के पहले कमलनाथ दिल्ली चले जाएंगे, तो कमलनाथ ये संकेत दे रहे हैं कि नहीं, मैं 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस मेरी अगुवाई में ही लड़ेगी। फिलहाल ये वक्त तय करेगा क्या हो सकता है। आपने लिखा है कि संकट के समय ही संबंधों की असली स्थिति पता लगती है। बिल्कुल। कैलाश विजयवर्गीय जी ने शहर के लिए इस पूरे कोरोना काल के दौरान काफी मदद की है। मेरे ख्याल से प्रेस में कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था भी उन्होंने की थी। तो हमें 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैलाश जी ने हमें उपलब्ध कराए हैं जी। और विवेक तनखा जी भी काफी इस मामले में आगे हैं। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि संबंधों की असली परख संकट के समय में ही होती है। कैलाश विजयवर्गीय के जो राष्ट्रव्यापी संबंध है उसका फायदा इंदौर को इस दौर में मिला। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, चिकित्सा उपकरण, हर क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की खूब मदद करवाई। ठीक इसी तरह विवेक तनखा जो बहुत बड़े वकील हैं, देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता रहे और अभी राज्यसभा के सांसद हैं, उनके का भी जो नेटवर्क है बड़े देश के कॉर्पोरेट घरानों में, औद्योगिक घरानों में, उसका फायदा उन्होंने जबलपुर को बहुत दिलवाया। कोरोना संक्रमण के दौर में जबलपुर में ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं रही, खूब ऑक्सीजन मिली। आरटीपीसीआर की जो सबसे एडवांस मशीन थी वो ग्वालियर मेडिकल कॉलेज, जबलपुर मेडिकल कॉलेज को तनखा जी ने उपलब्ध कराई। अपना मंडला का स्कूल उन्होंने, जो सर्व सुविधा युक्त स्कूल है, वो कोविड केयर सेंटर के लिए दे दिया। रोटरी फाउंडेशन और जस्टिस तनखा फाउंडेशन के माध्यम से वो करीब 11 करोड़ रुपए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज पे खर्च करवा रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली में जो ऑक्सीजन प्लांट सरकारी अस्पतालों में लग रहे हैं उसमें भी विवेक तनखा बहुत मदद कर रहे हैं।
और जहां तक बात करें इंदौर की, तो इंदौर प्रेस क्लब के एक आग्रह पर विवेक तन्खा ने जो है हमें पत्रकार साथियों को राशन किट के लिए 2 लाख रुपए उपलब्ध करवाए। महाकौशल क्षेत्र के कई अन्य जिलों में भी वो मदद कर रहे हैं, लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये सब दर्शाता है कि उनके जो उच्च स्तरीय संबंध है उसका उन्हें अपने क्षेत्र की जनता की मदद करने में पूरा फायदा मिल रहा है। विवेक तन्खा अपने आप में एक अलग शख्सियत है, उनका भी आर्थिक तंत्र बहुत मजबूत है। लेकिन सुनील जी, आर्थिक तंत्र तो कई लोगों का मजबूत है, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जिस शहर में आपका जन्म हुआ, जहां पले बड़े पढ़े, एडवोकेट के रूप में सेवाएं दी और राज्यसभा सांसद के रूप में आप काबिज है, उस क्षेत्र की आप कितनी मदद करते हैं यह इसी समय में मालूम पड़ता है। और वो विवेक तन्खा जो है मुक्त हस्त से लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं तो इंदौर प्रेस क्लब की ओर से उनका बहुत आभारी भी हूँ कि उन्होंने हमारे एक आग्रह पर हमारे साथियों की मदद। सही कहा आपने कि ऐसा माना जाता है कि नेताओं की आउटगोइंग बंद होती है, और विवेक तन्खा और कैलाश विजयवर्गीय 2 ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने साबित करके दिखाया है कि वे अपने संबंधों के साथ व्यक्तिगत रिश्तों को पूरा भुना कर लोगों के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अरविंद जी, मंत्री गोपाल भार्गव जी के बेटे अभिषेक भार्गव का कोविड केयर सेंटर काफी चर्चा में है, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, जो 2 बहुत बड़े कोविड केयर सेंटर मध्य प्रदेश में इस दौर में बने, इंदौर और भोपाल, इनको छोड़ दें तो जो गढ़ाकोटा का कोविड केयर सेंटर है वो इस समय देश भर में एक रोल मॉडल के रूप में लोगों के सामने है कि कितना व्यवस्थित कोविड केयर सेंटर मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाया, और बिल्कुल समय पे बनाया है। उसकी चर्चा इसलिए भी है कि समय पे जब लोगों को आवश्यकता थी तब उन्होंने वो कोविड केयर सेंटर वहां खड़ा किया और उसका लोगों को बहुत फायदा उनके क्षेत्र को मिला। और गोपाल भार्गव पूरे समय अपने विधानसभा क्षेत्र में रहकर और उस कोविड केयर सेंटर के माध्यम से कोरोना संक्रमितों की सेवा में लगे हुए हैं। उनके बेटे 18 से 20 घंटे उसी सेंटर में मौजूद रहते हैं और लोगों की जो भी आवश्यकता उसकी पूर्ति कर। लेकिन इससे आगे बढ़कर जो एडवांस प्लानिंग चल रही है, जो बात चल रही है कि कोरोना की तीसरी लहर और उसमें बच्चों में संक्रमण की आशंका ज्यादा, बच्चों को ज्यादा चपेट में रहेगी, तो वो इस गढ़ाकोटा के जो कोविड केयर सेंटर में अभिषेक भार्गव ने बच्चों का जो एक वार्ड बना और उसके जो फोटो और वीडियो देश भर में सर्कुलेट हुए, वो बता रहे हैं। देखिए, आप इंदौर में लगातार कई बैठकें हो रही है, संभागायुक्त बैठक ले रहे हैं, सांसद बैठक ले रहे हैं, तुलसी सिलावट बैठक ले रहे हैं कि इंदौर में बच्चों के लिए क्या क्या इंतजाम किया जाए। लेकिन गढ़ाकोटा जैसे छोटे कस्बे में एक आदर्श वार्ड बच्चों के लिए विकसित करके उन्होंने जो है एक पूरे प्रदेश के सामने पिता पुत्र ने एक मिसाल कायम। सही बात है, ये बड़ी बात है। अभिषेक भार्गव काफी युवा हैं और उनको 1-2 बार हमने सुना भी है, अच्छे वक्ता भी हैं और निश्चित तौर पर भविष्य की राजनीति के वे एक नए उम्मीदवार हो सकते हैं। बहरहाल, चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, ये कहावत हमने सुनी है, और पंख लग जाते हैं जब पिता IAS अधिकारी हो। पर 3 लड़कों के बारे में, 3 युवाओं के बारे में आपने लिखा है कि उनके पिताजी मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं, बावजूद उसके उन्होंने पुलिस गलती की और पुलिस को दंड भुगता। देखिए सुनील जी, आए दिन हम देखते हैं कि किसी छोटे मोटे शासकीय कर्मचारी या किसी छोटे पद पर बैठे नेता के परिजन किस तरह से पुलिस पर या प्रशासन पर रुआब काटने से पीछे नहीं रहते हैं। हमने इस कोरोना के दौर में देखा है, इंदौर में कई ऐसे वाक्य हमारे सामने आए जिसमें छोटे छोटे मुद्दों पर टकराहट हुई। लेकिन मैं इसे भी एक मिसाल के रूप में लेता हूं कि सुधीर रंजन मोहंती जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे, मनीष रस्तोगी जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के मुख्यमंत्री के OSD हैं, और मलय श्रीवास्तव जो कि सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आने वाले समय में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होने वाले हैं, उनके बेटे कोरोना के दौर में बाहर निकले और जब उन्हें मास्क नहीं लगाने के लिए रोका गया तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी। केवल गलती नहीं स्वीकारी, चालान बनवाया, उस चालान की राशि जमा की, कमिटमेंट किया कि भविष्य में हम इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और ये कहा भी कि हम अपने मित्रों और परिजनों से आग्रह करेंगे कि आप भी जब निकलें घर के बाहर तो मास्क लगाएं, आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो एक मिसाल कायम की इन तीनों बच्चों ने। अगर ये भी चाहते तो किसी बड़े अधिकारी से एक फोन, जो माता अमला वहां ड्यूटी पे था, उससे लगवा सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है, युवा इस तरह का काम करके एक मिसाल पेश करते हैं। बहरहाल, सीहोर में चंद्रमोहन ठाकुर की पदस्थापना को लेकर भी आपने लिखा है। जी, सीहोर चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, इसलिए वहां किसी भी अधिकारी की पदस्थापना बहुत सोच समझ कर की जाती है। चंद्रमोहन ठाकुर जो अभी तक अनूपपुर के कलेक्टर थे, उनका
उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रशासनिक कामकाज में कोई वहां विशेष पकड़ नहीं बना पाए थे। और कांग्रेस के दौर में उनकी पदस्थापना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार है, उसके बाद बरकरार रहे, तब वो कांग्रेस के नेताओं के खास थे, अब भाजपा के नेताओं के खास हैं। और ऐसी स्थिति में उनकी सीहोर पदस्थापना को बड़ा चौंकाने वाला माना जा रहा है। लेकिन सीहोर में इसलिए कि सीहोर में जो कुछ होता है वो मुख्यमंत्री की नजरों में होता है, मुख्यमंत्री के प्रति वहां के अधिकारी जवाबदेह माने जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि जो मिजाज चंद्रमोहन ठाकुर का अनूपपुर में था वो मिजाज सीहोर में देखने को न मिले। और सीहोर में एक चीज और है कि यहाँ एक साधे सब सधे, यदि मुख्यमंत्री की नजरें आप पे इनायत हो गई तो फिर जो है आपका काम बहुत आसान हो जाता है। फिर यहाँ आपको जिले के हर नेता को साधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का। तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि चंद्रमोहन ठाकुर सीहोर में सफल होंगे और अनूपपुर में असफलता का जो ठप्पा उनको लगा है उसे वो सीहोर में धो देंगे। आपने लिखा है कि चंबल रेंज के कमिश्नर का फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन आयुक्त को लेकर भी इस समय चर्चाएं चल रही है, क्योंकि वहां के जो वर्तमान आईजी जो है, आईजी को लेकर चर्चा चल रही है। 3 महीने हो गए सुनील जी चंबल के कमिश्नर आर के मिश्रा को रिटायर हुए, और तब से ग्वालियर के कमिश्नर आशीष सक्सेना के पास कार्यभार। अब मनोज शर्मा जो बहुत ही मध्य प्रदेश काडर के बहुत अच्छे अधिकारियों में जिनकी गिनती होती है, आईजी हैं चंबल के, वो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। अब एक तो ये है कि जो लोग चंबल के आईजी पद को पाना चाहते हैं उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। दूसरी चर्चा ये भी है कि जिस तरह ऐसा ना हो कि जिस तरह से कमिश्नर का पद 3 महीने से खाली पड़ा हुआ है, इसी तरह आईजी का पद भी 3 महीने खाली पड़ा रहे और किसी वरिष्ठ अधिकारी को कार्यभार सौंपा जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब आईजी की पदस्थापना की बात आएगी तो चंबल में आईजी और कमिश्नर दोनों की पदस्थापना एक साथ होगी। कई अधिकारी इसके दावेदार हैं, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखते हैं कि यहाँ सरकार किसकी पसंद को तवज्जो देती है। नरेंद्र सिंह तोमर चाहते हैं कि उनकी पसंद का अधिकारी बने, ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहेंगे कि कमिश्नर और आईजी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर उनकी पसंद का अधिकारी रहे। तो देखते हैं किसे मौका मिलता है, या जिस तरीके से कमिश्नर के पद पर प्रभार चल रहा है ग्वालियर आयुक्त के पास, तो कहीं ऐसा ना हो कि आईजी के पद पर भी किसी अधिकारी के पास प्रभार चलता रहे। 3 आईएएस अधिकारियों के बारे में आपने लिखा है, सवाल छोड़ा है जनता के लिए कि 2 जो रिटायर हो चुके हैं और 1 रिटायर होने वाले हैं, इनमें क्या समानता है? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रजनीश श्रेष्ठ रिटायर हो चुके हैं, मनोज श्रीवास्तव रिटायर हो चुके हैं, राधेश्याम तुलानिया निकट भविष्य में रिटायर हो। इनमें आखिर क्या समानता है? मैंने वो भी क्लू भी दिया कि तीनों मध्य प्रदेश के हैं, और तीनों को ही मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की नापसंदगी के चलते अपने सेवा काल के अंतिम दौर में बड़ी अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ा। राधेश्याम जुलानिया जैसे अधिकारी जिनकी एक अलग शोहरत रही है, अलग प्रतिष्ठा रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे, वहां से वापसी के बाद मध्य प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष बने और अब खाली बैठे हुए लगभग। मनोज श्रीवास्तव के कार्यकाल का अंतिम समय जो हमने देखा, उनसे सारे प्रभार ले लिए गए थे। रजनीश श्रेष्ठ सबसे सीनियर होते हुए ही जिस भूमिका में थे, तो आखिर ये समझ में नहीं आ रहा कि इन तीनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। तीनों मध्य प्रदेश के हैं। अच्छा, चौंकाने वाली बात तो है कि इनमें से रजनीश श्रेष्ठ और राधेश्याम जुलानिया तो इकबाल सिंह बेस्ट बैचमेट है, और सामान्यतः अपने बैचमेट अधिकारियों के प्रति किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का रवैया बड़ा सौहार्द वाला रहता है। अरविंद जी, अब बात है मीडिया की, जब तक नहीं होगी तब तक ये कॉलम और ये शो अधूरा रहता है, तो मीडिया की बातों के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, इस समय दैनिक भास्कर में जबरदस्त काम हो रहा है। पिछले 2-2.5 महीनों में दैनिक भास्कर की टीम ने मैदान में जाकर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स की है, चाहे वो गंगा में शवों को बहा आने का मामला हो, या कोरोना काल के दौरान शमशानों की स्थिति का मामला हो, या अन्य जिस तरह के मामले, उसमें जिस तरह की जो एक प्रयोग गुजरात में किया दैनिक दिव्य भास्कर ने, कि उन्होंने वहां के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन आपके कार्यालय में, मुख्यमंत्री से पूछा कि आपके पार्टी के कार्यालय से मिल रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नंबर छाप दिया अखबार में, हेडिंग की जगह, बोल इस नंबर से जवाब मिलेगा। बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया। तो बहुत अलग अलग स्टोरीज जो हुई हैं भास्कर में। और दूसरा, आपने खुद देखा होगा कि पिछले 2-2.5 महीने में व्यवस्था की खामियों को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उजागर किया। तो सुधीर अग्रवाल के नेतृत्व में भास्कर में जबरदस्त काम हो रहा है। जनता की पीड़ा को उजागर किया जा रहा है, व्यवस्था की खामियों को दमदारी से रखा जा रहा है। और हमने देखा रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में
दैनिक भास्कर की कई खबरों का, हमारे इंदौर के साथी सुनील बघेल की एक खबर का उन्होंने उल्लेख किया। तो बड़ा जबरदस्त काम, एक दैनिक भास्कर की जो स्टोरी है कि मेडिकल पीएम केयर से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स मिले उनकी किस तरह से दुर्दशा है, तो बड़ी चर्चा में रही है। तो मैं दैनिक भास्कर की टीम को सैल्यूट करता हूं, और उनके जो लीडर है सुधीर अग्रवाल, उनका जो विजन है उसको मैं दाद देता हूँ। वरिष्ठ साथी प्रदीप मिश्रा जो लंबे समय तक अग्निमान, प्रभात किरण में और दैनिक दोपहर में सेवाएं दी, अब टीम प्रजातंत्र का हिस्सा हो गए हैं विशेष संवाददाता के रूप में। युवा साथी अंशुल मुकाटी जिन्होंने हाल ही में कोरोना को शिकस्त दी थी, ईटीवी भारत को अलविदा कहकर जी टीवी का हिस्सा हो चुके हैं। वुमेन्स प्रेस क्लब की टीम का पुनर्गठन हुआ है, कुछ नए चेहरों को मौका मिला है। और दुखद खबर ये रही कि हमारे युवा साथी धार के धीरेन्द्र तोमर, जो कि दैनिक अग्निपथ के ब्यूरो चीफ थे, भास्कर, पत्रिका नई दुनिया जैसे अखबारों में काम कर चुके थे, कल सुबह कोरोना से जंग में शिकस्त खा गए धीरेन्द्र भाई। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। और मैंने मध्य प्रदेश सरकार से भी अनुरोध किया है कि जिस तरह से आपने दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, धीरेन्द्र चौहान के परिजनों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करें। सही बात है। तमाम सारी खबरें मीडिया जगत की रही, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र की हो, राजनीतिक क्षेत्र की हो, लंबी और गहरी पकड़ रखते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी। अरविंद जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।